गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ कमलेश बी नारवानी आज आपके सामने फिर से हमारी पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान का लेसन 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर आज हम प्रस्तावना, 1857 का संग्राम, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग 1906, उग्र क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय और विकास एवं गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले प्रस्तावना। भारत निवास के दौरान अंग्रेज भारत की राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुए, क्योंकि जब सन 1600 ईस्वी के अंदर अंग्रेज भारत आए थे उस समय उन्होंने धीरे धीरे भारत के कई सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, तो वो पूरी भारत की परिस्थिति से अवगत हो गए थे। भारत की राजनीतिक खटपटों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी संवत 1757 में बंगाल में पदार्पण करना यानी कि शुरुआत करना, ठीक है। ईस्वी संवत 1857 तक, यानी सबसे पहले जब 1757 में बंगाल का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके बाद में उन्होंने जब बंगाल में अपना पदार्पण किया तो तब से लेकर के 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष के शासनकाल के दौरान उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, यानी अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों ने अपने इस आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में धीरे धीरे मजबूत प्रशासकीय ढांचे का विकास किया, यानी उन्होंने अपनी एक अलग से प्रशासकीय इकाई बना दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे द्वारा देश में समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश प्रणाली का अनुसार न्यायतंत्र लागू किया गया। यानी आज जो हम हमारे देश के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देखते हैं, उस समय अंग्रेजों ने अपनी अलग से विधायिकाएँ बना दी थी, कार्यपालिका बना दी थी और न्यायपालिका बना दी थी, जिसकी की तहत अंग्रेजों की विधायिका उन्हीं के अनुसार हमारे देश में कानून बनाती, कार्यपालिका उन्हीं के अनुसार उन कानूनों को लागू करवाती एवं न्यायपालिका भी उनके ही पक्ष में अपने डिसीजन देती थी। फिर भी भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, क्योंकि भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे उनको रहना तो भारत के लोगों के साथ में ही था। तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए, जितने भी अंग्रेज भारत में रहते थे, उन्होंने किसके लाभ के लिए कानून बनाए थे? अंग्रेजों के लाभ के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इंग्लैंड को प्राप्त हो। अंग्रेजों ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाकर भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया, ठीक है। चलो, अब 1857 का संग्राम। इसमें क्या था कि सब जो भी कानून बनाए जाते थे वह अंग्रेज़ों के लिए बनाए जाते थे, जो भी यानी कि डिसीजंस लिए जाते थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में लिए जाते थे। भारतीय उद्योग धंधों पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे और ब्रिटेन से आने वाला, जो इंग्लैंड से आने वाला जो मशीनी उत्पादक माल था, उसको कम से कम टैक्स में हमारे यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था, जिसकी वजह से वो मार्केट में सस्ता बिकता। तो धीरे धीरे करके भारत के सारे उद्योग धंधे धीरे धीरे नष्ट हो गए थे। इसका हमारे यहाँ पे आर्थिक शोषण भी हुआ, क्योंकि भारत के लोग बाग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने की वजह से वो मजदूरी की तलाश में आगे बढ़ने लगे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो औद्योगिकीकरण की शुरुआत की थी, इस औद्योगिकीकरण की शुरुआत के कारण उन्होंने भारतीयों से सस्ती दर पे मजदूरी करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। 1857 का संग्राम। भारत में 1857 का स्वतंत्र संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण या परिबल, सैनिक कारण तथा तात्कालिक कारण, जिसमें एनफील्ड राइफल को सेना में दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कौन थे? मंगल पांडे थे। इस संग्राम में नाना साहब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि संग्राम में शामिल हुए थे। ये सारे क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए, जिसमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत।
जिसमें कि रानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार। तो जब 1857 का संग्राम हुआ था, यह संग्राम था तो देश की आज़ादी के लिए, लेकिन इसकी कुछ वैसे फेलियर्स के कारण, इसके विफल होने के कुछ कारण थे, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसका परिणाम कुछ सकारात्मक प्रभाव भी निकला था। सकारात्मक प्रभाव ये निकला था कि यहाँ पे जो पहले कंपनी का शासन था हमारे यहाँ पे, वो अब डायरेक्टली महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया था। प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के लिए उसका निर्धारित समय से पहले शुरू होना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, अपर्याप्त और पुराने शस्त्र, संग्रामकारियों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा निजी स्वार्थ की प्रधानता, योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव जैसे अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनका विस्तृत अध्ययन आज आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं क्लास 8 के अंदर कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विफल होने के क्या कारण थे। तो इसके अंदर एक तो जो आंदोलन शुरू हुआ था वह 31 मई की डेट फिक्स की गई थी, लेकिन वह 13 मई के आसपास में शुरू हो गया था। तो जब हमारे क्रांतिकारी चाहते थे कि पूरे देश में एक साथ अगर आंदोलन शुरू होगा तो उससे अंग्रेज़ों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ क्रांतिकारियों ने जोश में आकर के उससे पहले शुरू कर दिया था, तो उससे अंग्रेज उस हमले से संभल गए थे और उन्होंने अपनी आर्मी या बटालियन को बुला लिया था पर्याप्त मात्रा में। इसी तरह से केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, क्योंकि उस समय हमारे पास में नेतृत्व ही नहीं था। अपर्याप्त और पुराने शस्त्र, अंग्रेज़ों के पास में नई नई तकनीकों के शस्त्र थे, राइफल्स थी, बंदूकें थी, लेकिन हमारे पास में वही घिसे पुटे पुराने शस्त्र थे। संग्रामकारियों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा निजी स्वार्थ की प्रधानता, क्योंकि जो निजी स्वार्थ की भावना आज भी कई सारे लोगों को खोखला बना देती है। उस समय कोई भी संग्रामकारी अपना नाम कमाना चाहता था, इसलिए या उसके कुछ निजी स्वार्थों के कारण इनमें एकता का अभाव था। योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव जैसे अनेक कारण उत्तरदायी थे। तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण घटना थी बंग भंग आंदोलन, जो कि 1905 के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, यानी ये भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था और उसी के साथ हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति मिली, क्योंकि इनकी क्या भावना थी कि इन्होंने बंगाल का विभाजन चाहे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के बहाने किया था, लेकिन इनका रियल इंटेंशन, रियल भावना ये थी कि इनमें सामुदायिक रूप से हमारे देश के अंदर फूट डालना था, कि हिंदू मुसलमानों के अंदर फूट डलवाना था। ब्रिटिश शासन के समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें आज का बंगाल, बिहार और ओडिशा का समावेश होता था। ठीक है, आज का जो बंगाल है वह बंगाल, बिहार और ओडिशा, ये तीनों ही राज्य मिलाकर के उस समय बंगाल जाना जाता था। एवं भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, क्योंकि उस समय जो केंद्र यानी कि राष्ट्रीय चेतना लोगों में पाई जाती थी, वह राष्ट्रीय चेतना का उद्भव बंगाल से ही शुरू होता था। राष्ट्रीय आंदोलनों को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। ठीक है, जो भी नए विचार उत्पन्न होता था, जो भी नए क्रांतिकारी आते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल से प्रेरित होते थे। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे, इसीलिए उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, इसलिए फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेज़ों की कूटनीति द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, अब वायसराय कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक बंगाल के अंदर गवर्नर था, द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग किए गए। यानी कि ये किसके द्वारा किया गया था? वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। अंडरलाइन कर देना इस लाइन को। ओके, बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया था। जैसे ही 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया था, तो ही इसके विभाजन के विरुद्ध में
आंदोलन शुरू हो गए थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया। उस दिन पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, कब मनाया था, तो 16 अगस्त 1905 को, ठीक है। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन और स्वदेशी माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने का ऐलान भी किया गया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि यह हम यानी कि बंगाल से जो राष्ट्रीय चेतना की भावना निकलती है, इन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया हिंदू मुस्लिमों के अंदर, तो इसलिए हमें भी अब विदेशी मालों का बहिष्कार कर देना चाहिए और स्वदेशी मालों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए। केवल बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानने लगे कि हिंदू में राष्ट्रवाद का ज्वार जिस जोर शोर से शुरू हुआ है उसे रोकने के लिए ये विभाजन किया गया है। इस चीज़ की जो वैसे सिर्फ बंगाल ही नहीं सारे भारत के लोग समझ चुके थे कि बंगाल का विभाजन हिंदुओं को विभाजित करने के लिए किया गया है। इसलिए उस दिन समग्र बंगाल में हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का प्रदर्शन कराया, क्योंकि वो अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके उनको अलग किया था, 2 भागों में विभाजित किया था। इसलिए उन्होंने भाईचारे का प्रदर्शन कराने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी। इस आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। पहला एक तो स्वदेशी अपनाना, दूसरा विदेशी माल का बहिष्कार करना और तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। क्योंकि हमने जब विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया तो हम विदेशी शिक्षा भी क्यों अपनाएं, और अगर हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो स्वदेशी वस्तुएं का उपयोग बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, तो इससे स्वदेशी हमारे जो देशी उद्योग धंधे थे, स्वदेशी उद्योग धंधे थे, उनका ज़्यादा बोलबाला होगा। स्वदेशी आंदोलन से भारत को खूब लाभ हुए, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार और के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। अभी कोविड-19 में क्या हुआ था, जितने भी बड़े बड़े जो व्यापारी थे, फैक्ट्रीज थी, उनका माल बनना बंद हो गया तो उनके व्यापार को झटका लगा। इसी तरह से जब हमारे यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव स्वरूप हमारे यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया, तो लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। तो इससे मशीनी वस्तुएं जो कि विदेशों से आती थी उनका उपभोग भी कम हुआ और उत्पादन भी कम होने लगा, तो इससे उन व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने लगा। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े बंद हो गए। पहले हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ जो कपड़ा आता था वह मैनचेस्टर, इंग्लैंड के अंदर एक सिटी है, वहाँ से आता था। इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया और भारत में बने कपड़े की बिक्री बढ़ गई, तो जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हो गए। बंगाल के अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई तथा मद्रास आदि प्रांतों में भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा। गुजरात में भी स्वदेशी की लड़ाई की गूंज सुनाई दी, तो इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़बरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पुनः विचार करके मात्र 6 वर्ष बाद सन 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा, क्योंकि जब इसके विरुद्ध में आंदोलन शुरू हो गए और हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, स्वदेशी वस्तुएं का उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो इससे विदेशी व्यापार पूरा ठप हो गया। इससे नुकसान किसका हुआ? अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इस कारण से अंग्रेज़ों को फिर से उनके डिसीजन पे विचार करना पड़ा और उन्होंने 1911 के अंदर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और फिर से एक कर दिया। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी। इसके परिणाम स्वरूप हिंदवासियों को जो एकता, उन्होंने जिस एकता के साथ में इसका विरोध किया था, जिससे उनको जो सफलता मिली थी, इसका परिणाम क्या निकला कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना की यह उल्लेखनीय विजय थी कि अब हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चेतना के साथ में, जागृति के साथ में अवेयर होकर के हम उनका विरोध कर सकते थे। मुस्लिम लीग, अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य खड़ा करना चाहते थे। अंग्रेज़ों का मेन मकसद क्या था कि भारत को विभाजित करना, या भारत के अंदर एकता जो हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान या सभी भारतीयों के बीच में जो एकता स्थापित थी उनको कमज़ोर करना। तो वो कमज़ोर कैसे हो सकती थी? जब लोगों के बीच में आपस में लड़ाई करा करके।
तो इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को दो कम्युनिटी में डिवाइडेड करके उनमें नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाहा था। तत्कालीन वायसराय मिंटो और भारतीय मंत्री मौर्य के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई थी। तो इसलिए इन्होंने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवार पैदा करने के लिए वायसराय मिंटो और जो उस समय भारत के मंत्री थे मौर्य, इन दोनों के साथ में मिलकर के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की, यानी कि हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह पूरी नष्ट हो जाए, इस तरह की योजना बनाई। राष्ट्रीय आंदोलनों की शक्ति बढ़ गई। तब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के मुस्लिमों की तरफदारी करनी शुरू कर दी। अच्छा, तब जब दो जनों के बीच में अगर एकता होती है तो उस समय परिवार में फूट कैसे डाली जाती है? किसी भी एक पक्ष की तारीफ़ करते जाओ कि सब तूने किया, सब तूने किया, सब तूने किया, उसने क्या किया, सब सारी मेहनत तेरी थी, तुमने ये भी किया, वो भी किया, उसने से बैठे बैठे खाया। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर घमंड की भावना आ जाती है और उसके अंदर ये भावना आती है कि दूसरा तो वेस्ट बैठा है। तो इसलिए उन दोनों के अंदर फिर फूट पड़ती है। यही कूटनीति अंग्रेज़ों ने अपनाई। अंग्रेज़ों ने आज तक जब भी भारत के ऊपर शासन किया है तो वह कूटनीति से ही किया है। यहाँ पर भी उन्होंने यही कूटनीति अपनाई और उन्होंने मुस्लिमों की तरफदारी करना शुरू कर दी। अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए मुस्लिमों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। अब सारे मुसलमान तो काफ़ी समझदार थे, लेकिन कुछ थे जो कि उनके बहकावे में आ गए और उन्होंने अंग्रेज़ों की इस बात को मान लिया। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो कि 1906 में हुई थी। ठीक है, जब ये 1911 के अंदर तो बाद में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ जो मुसलमान थे उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी 1905 के बाद में, 1906 में। इस संस्था की स्थापना में मुस्लिमों के धार्मिक प्रधान आगा खां, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां, वायसराय मिंटो और उसका निजी मंत्री डनलोप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे, इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। पहले ये सारे मेंबर किसके थे? इंडियन कांग्रेस के मेंबर्स थे। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था और ये सारे नेता उसी के मेंबर थे। लेकिन जब वायसराय मौर्य और मिंटो दोनों ने मिलकर के मुस्लिमों के लिए एक अलग से मतदान मंडल की मांग उठाई थी, उनके लिए बना भी दिया गया था, तो उनकी मीटिंग भी कांग्रेस की मीटिंग के दिन ही की जाती थी, ताकि कोई भी गलती से मुस्लिम कांग्रेस की मीटिंग के अंदर शामिल ना हो सकें। इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुसलमानों की नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की नीति की ही सोच थी। हमारे देश के मुस्लिम कभी भी नहीं चाहते थे कि वो भारत से अलग हो, लेकिन वो अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चाल में आ गए थे और इसके कारण से उन्होंने डिमांड उठाई थी। मिंटो ने ही मुस्लिमों को सहयोगी बनाने की नीति की शुरुआत की, इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमुअत का पिता भी कहते हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे मुस्लिम जाति को जो थी वह भारत के साथ में हमेशा एकता के साथ में रहती थी, लेकिन उन्होंने फूट डाल दी थी। इसलिए भारत में यानी कि कई लेखक मिंटो को ही मुस्लिम कौमुअत का पिता कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। एक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखता है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। यह भी लाइन अंडरलाइन कर देना, क्योंकि किसके द्वारा कही गई थी? एक इतिहासकार के द्वारा। तभी से हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन में परिणामित हुआ। अब उग्र क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय और विकास। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। चाफेकर बंधुओं, जिसमें कि कौन थे? दो भाई थे, चाफेकर, दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर। वीर सावरकर, बारेंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चारका, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिवीरों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित रखी। शस्त्र बनाने से लेकर उसके उपयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त युवकों ने अंग्रेजी सरकार की नींद हराम कर डाली, क्योंकि ये सारे जो क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी हमारे जो उग्र क्रांतिकारी थे, इन्होंने इस नीति को अपनाया था कि अंग्रेज़ों के साथ में महात्मा गांधी की नीति थी अहिंसा की,
लेकिन ये चाहते थे कि हम हिंसा के द्वारा हमारी आज़ादी को प्राप्त करें, क्योंकि अंग्रेज़ लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। इसलिए उन्होंने भी क्रांति का ही रुख अपनाया था और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से इन्होंने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी, क्योंकि ये हर बार किसी न किसी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देते थे। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उदित होकर देश विदेशों में फैला। इन्होंने सिर्फ इस आंदोलन को भारत में ही नहीं विदेशों तक भी फैलाया था। उसकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन, 1907 में हुए गरम और नरम दल जैसे दो भाग में विभाजन और कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव विनती का प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि कांग्रेस क्या चाहती थी कि ओनली प्रस्ताव और विनती करती थी अंग्रेज़ों से। जब भी अगर कभी किसी के साथ में कोई अन्याय होता, कोई सा नया कानून बनता, तो कांग्रेस के मेंबर सिर्फ एक प्रस्ताव पारित कर करके कि हमारे को ये इस तरह की एप्लीकेशन देनी है और वह विनती कर देती थी। जबकि अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए ये क्रांतिकारी चाहते थे कि हम भी क्रांति के साथ में, अगर ये हमारे को अगर दंडित करते हैं तो हम भी इनके साथ में हिंसा का उपयोग करें। और इस तरह से हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इस समय दो भागों के अंदर विभाजित हो गई थी। कब विभाजित हुई थी दो दलों में? 1907 के अंदर विभाजित हुई थी। किस अधिवेशन में हुई थी? सूरत के अधिवेशन में हुई थी। ठीक है। लाल बाल पाल की त्रिपुटी ने गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में नई चेतना जगाई। अब लाल बाल पाल, इन तीनों की फुल फॉर्म्स याद रख लो। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों ही एक साथ रहने वाले क्रांतिकारी नेता थे और इन तीनों की तिकड़ी थी, क्योंकि किसी भी काम को अंजाम देते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली ढाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ दिया। तो इन्होंने तीनों ने संगठित होकर के जो नई यानी कि उग्रवादी नीति अपनाई थी, इसके कारण से भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतियाँ होती थी कांग्रेस के द्वारा, उसको एक नया मोड़ मिला और अब हम क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ ज़्यादा जोर देने लगे। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये हैं हमारे वासुदेव, बलवंत फड़के, नीचे पिक्चर में खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, और नीचे देखिए सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, रोशन सिंह और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अब आगे हम शुरू करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। ये नारा किसने दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने। तब भारत के नवयुवकों के एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हीं के नारे से प्रेरित होकर के भारत के अंदर जो युवा वर्ग था, नवयुवक वर्ग था, उन्होंने विदेशी गुलामियों के जंजीरों को तोड़ करके आज़ादी से जीवन जीने का निश्चय किया था। इसमें उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने को तत्पर थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दूसरों का प्राण ले भी सकते थे, क्योंकि ये जैसे सुखदेव, राजगुरु, यहाँ पर भगत सिंह, ये सारे ऐसे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, जो कि अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते थे तो सामने वाले अंग्रेज अधिकारी की जान ले भी सकते थे। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ फैली थी। ये सारे स्टेट जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन सारे राज्यों के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियाँ फैल चुकी थी। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मुहल्ला ने वतन, इंडियन पेट्रियोट्स एसोसिएशन, जिससे कि बाद में भारत माता के नाम से जाना गया, आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अधिक गति दी। आज हमारे यहाँ पे किसी भी समिति का गठन किया जाता है तो उसका कोई लक्ष्य होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है। तो ये सारी जो समितियाँ बनाई गई थी या ये सारी जो सोसाइटीज़ ऐसे नहीं कि इन सोसाइटीज़ के अंदर रहने वाले लोग इन सोसाइटियों में जाकर के लोग रहते थे, लोगों के समूह को भी सोसाइटी कहा जाता है, समाज कहा जाता है। तो इन समूहों के अंदर जो प्रवृत्तियाँ विकसित की जाती थी वह क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के ऊपर जोर दिया जाता था। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने सतत बल प्रदान किया। जब इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी तो प्रथम
दौर के अंदर जितने भी हमारे अपने हिंदी के अंदर समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनमें कौन कौन से थे? नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, युगांतर, संध्या, ये सारे इन सारे पत्र पत्रिकाओं ने भी ज़्यादा जोर दिया था, लोगों को क्रांतिकारी बनाया था। यानी कि उन्होंने लोगों के अंदर ये भावना जागृत की थी कि हमारे को अंग्रेज़ों से लड़ कर के ही स्वतंत्रता मिल सकती है। इसके परिणाम स्वरूप अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलवाया गया। हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड के अनेक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास हुआ। 13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद में रायपुर दरवाज़ा बाहर वायसराय मिंटो पर फेंका गया बम आदि घटनाएं दृष्टांत के रूप में दी जा सकती है। यानी ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ इन क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। दूसरे दौर में 1942 में काकोरी लूट केस, इसमें काकोरी के अंदर जब अंग्रेज अधिकारियों का खजाना प्लस हथियार से भरा हुआ कोई वैन जा रहा था तो उसको लूट करके, खजाना जा रहा था तो उसको लूट करके इन्होंने खजाने को प्लस हथियारों के बेड़े को अपने कब्जे में ले लिया था। लाहौर हत्याकांड एवं केंद्रीय धारा सभा, यानी कि केंद्रीय जो विधानसभा थी उस समय दिल्ली में, उसमें बम फेंकने की घटनाएं घटी। इन सभी प्रवृत्तियों में सहभागी क्रांतिकारियों के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है। गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन, गुजरात में भी सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे, परंतु वे पर्दे के पीछे थे, वो सामने नहीं आते थे। लोगों को जागृत उन्होंने कराया, लोगों के अंदर चिंगारी उन्होंने पैदा की थी कि अब हमें भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भाग लेना चाहिए हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। लेकिन उनका जो रोल होता था वह पर्दे के पीछे होता था। आप किसी भी नाटक में देखते हैं कि पर्दे के पीछे से जो एक निर्देशक होता है, निर्देश करता रहता है, ठीक है, तो उसी तरह से वो भी लोगों को सिर्फ निर्देश देते रहते थे, जबकि अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष हमेशा आगे रहते थे। 1902 में बारिंद्र घोष कुमार गुजरात आए और दक्षिण भारत को रौंद डाला, यानी कि उन्होंने दक्षिणी भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का बोलबाला कर डाला। यहाँ उन्हें श्री छोटू भाई और श्री अम्बूबाणी पुराणी जैसे सशक्त साथी मिले, उनके ऐसे क्रांतिकारी दोस्त बने थे। ये नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी भी मिले। ये स्वामी 1857 में स्वतंत्रता के संग्राम के समय झांसी की रानी के साथ थे। ठीक है, कौन थे झांसी की रानी के साथ में? साकरिया स्वामी। ठीक है। बारिंद्र कुमार ने वडोदरा, चतोदर, यानी कि जो कि आपके खेड़ा में है, अहमदाबाद, महसाणा, ऐसे हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति के रंग में रंगा था। इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर दरवाज़ा बाहर वायसराय मिंटो की बग्गी पर बम डालने की भी क्रांतिकारी घटना घटी थी। ठीक है। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांति की योजनाओं को चित्रित किया। यह भवानी मंदिर पुस्तक के रचयिता कौन है? अरविंद घोष है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसे अंडरलाइन कर देना, और ऐसे ये पूरा ही पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है। उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उसे छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना का विचार फैलाने के लिए देशी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह और शीर्षक वाली पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गई, जिससे अंग्रेजों को पता न चल सके। यानी पुस्तक के ऊपर जो हेडिंग थी वो तो थी कि गुलाब की कहानियाँ, कसरत, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, लेकिन उसके अंदर गुजराती भाषा के अंदर लोगों को जागृत करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को जागृत करने जैसी बातें लिखी हुई थी, ताकि जिससे, क्योंकि उससे पढ़ कौन सकता था? ओनली सिर्फ कोई गुजराती ही पढ़ सकता था, और अंग्रेज़ों को वो पढ़ने में आती नहीं, इसलिए लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ में जोड़ सकें। इन पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी थे। चांदेर करनाली के पास गंगनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ प्रचलित चलती थी। ठीक है। यानी कि जो कि चांदेल के पास में जो कि गंगनाथ विद्यालय की स्थापना हुई थी, उसमें लोगों को बम बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी।
कि किस तरह से बम बनाते हैं या क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। गुजरात के अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, उनको जेल में भी डाला, उनको यातनाएं भी दी, लेकिन फिर भी वह संघर्ष नहीं रुका। एवं अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से शासन नहीं चलेगा, कि अगर हम सिर्फ इनका आर्थिक शोषण करते रहें, इनका राजनीतिक शोषण करते रहें, तो उससे अब हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, आगे जो है हमारा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन एवं विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ एवं माले मिंटो सुधार, गांधी जी का भारत में आगमन, रॉलेट एक्ट, इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, हमारी सेकंड वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।